बात की जाए तो 3 सीटें उसे मिल सकती हैं, यानी बड़ा झटका, बड़ा नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों और कवायदों के बावजूद शोभना, वो सासाराम की जो तस्वीर थी जिसमें जीप चलाते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नजर आए थे, लेकिन यहां पर आंकड़े और ओपिनियन पोल जो हैं वो कुछ और दिशा दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 मिले थे, यानी कुल मिलाकर 33, लेकिन इस बार 37 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को इस बार सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ चुकी है जंगल सफारी का आनंद वो लेते हुए। और लोकसभा बिहार चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 40 में से 37 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अपनी कुर्ते की आस्तीन जरूर ऊपर कर रहे हैं, लेकिन सीटें बड़ी कम आ रही हैं यहां पर। बिल्कुल, सीटें यहां पे कम होती हुई नजर आ रही हैं और झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले आंकड़ों की भी अगर बात की जाए शोभना, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी इंडिया गठबंधन या उस समय कहा जाए यूपीए गठबंधन का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था। आरजेडी को तो 0 सीट मिली थी लोकसभा के अंदर और कांग्रेस को भी ले देके 1 सीट हासिल हुई थी। और चलिए जल्दी से वोट परसेंटेज भी मुझे लगता है कि हमें अपने दर्शकों को दिखा देना चाहिए। बिहार का ये तो हमने आपको सीटें दिखा दी और इसमें 37 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए। लीजिए, बिहार में लोकसभा चुनाव में 53% जो वोट शेयर है वो एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो उस बार यहां पर 46% वोट परसेंटेज जो है वो मिला था एनडीए गठबंधन को, यानी इस बार वोट परसेंटेज में भारी इजाफा है। मनोज जी, मैं रुक करूंगी, मैटराइज का सर्वे जिन्होंने किया है वो मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद। और चलिए मनोज जी से मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से जितने बड़े गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका तारुफ करा देते हैं। प्रणय। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले परिचय करा देते हैं। राजकिशोर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही प्रमोद सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो के अंदर, साथ ही पंकज शर्मा जी हैं, नवभारत टाइम्स के बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, साथ ही शरद गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, हिंदुस्तान अखबार से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और कई बार हम इन्हें लिखते पढ़ते और सुनते रहे हैं कि किस तरीके से इनकी लेखनी जो है वो नब्ज जनता की जानती है। तो शोभना, ये तो परिचय हुआ, लेकिन आंकड़ों पर राय इनकी जरूर ले लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मनोज जी, हम आपके साथ शुरुआत करेंगे। तो सीधे 46% से सीधे 53%, जबकि आरजेडी ने अच्छी खासी यहाँ पर मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो ये फिर भी क्यों नहीं फायदा होता हुआ इंडिया गठबंधन को दिख रहा है यहाँ पर? पिछली बार का भी देखिए चुनाव था, यहाँ था, वहाँ पे जो वोट हो रहा है और जो सेकंड जो पोल बीजेपी के लिए कोई कर रहा है तो ओबीसी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वो सीमांचल एरिया का चुनाव किया है जहां पे पिछली बार भी उन्होंने बहुत काफ़ी नुकसान आरजेडी को पहुंचाया था और इस बार जो उन्होंने कैंडिडेट किया है उसको टारगेट करके दिया है। और उनका जो टारगेट है कि मुस्लिम और यादव जो वोटर एक साथ आते हैं उसमें कहीं ना कहीं बिखराव करे और इसका बिखराव होते हुए दिख रहा है और इसी कारण से एनडीए को फायदा भी होता है। राजकिशोर जी, सीमांचल इलाके का उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन कर्नाटक में पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया था वोटर ने, तो बिहार में क्या वजह दिख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इंडिया गठबंधन का वोट काटते दिख रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी का वहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और अगर 14 की तुलना में उससे पहले अगर चुनाव की बात करें तो उनको कुछ नहीं मिला था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था। और ले दे के किशनगंज सीट जो कांग्रेस जीत पाई थी तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारा है। जिस तरीके की तैयारी चल रही है वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर ओवैसी नहीं खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे वाली स्थिति में रहते हैं। और वैसे भी अगर आप करें पीछे से अगर देखा है तो इंडिया गठबंधन के लिए खुश होने की बात है। पिछली बार तो 1 ही सीट थी, इस बार तो 2 बढ़ गई है उनकी। तो इस अगर सर्वे की बात करें तो मनोज जी का उनको धन्यवाद अदा करना चाहिए। प्रमोद जी, इसी मामले पे अगर आप देखें तो जो आंकड़ों का गणित समझ में आ रहा है यहाँ पे, वो जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे उसमें प्रधानमंत्री के हाथ में जो है वो दूरबीन है, यानी कहीं ना कहीं जो उन्होंने दूर तक देखा है, यही वजह थी कि जेडीयू को साथ में ले आए एन चुनावों से पहले। देखिए, यानी वोट परसेंटेज और शेयर में अगर बात की जाए तो वो एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है। 2019 में जेडीयू और बीजेपी एक साथ लड़े थे। 17 सीटों में 16 जेडीयू जीती थी, 17 बीजेपी जीती थी, 6 जीती थी एलजेपी। और 2014 में भी देश में 2 बड़े क्षेत्रीय राजनीति थे जिनको कोई सीट नहीं मिली थी, आरजेडी को बिहार में, मायावती को यूपी में। और 2019 में भी आरजेडी को कोई बहुत बड़ा कोई सीट नहीं मिली थी। 2023 में चूंकि जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो और भी छोटे छोटे जो घटक हैं, जिनको अगर बिहार को एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब जातिगत समीकरणों को बहुत ध्यान से रखा जाता है जब चुनाव होता है, उनके होने से जो आपके यहाँ जो अभी जो डेटा दिखाया था 53% अगर जो पार्टी पाती हो तो क्लीन स्वीप करेगी। मुझे 3 सीटें भी कहां से मिलती दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, तो बिहार पर चर्चा हो गई प्रमोद जी, और अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि जनता जो है, दर्शक जो है वो आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। और जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है? एनडीए यानी बीजेपी और आजसू के खाते में 13 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, जिसमें जेएमएम
में कांग्रेस और आरजेडी शामिल है, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए को झारखंड में एक सीट ज्यादा मिल रही है। बीजेपी को 11 मिली थी उस समय 2019 में। और एक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 200 लोगों का सैंपल साइज है, एक मतदान केंद्र पर करीब 10 लोगों का सैंपल साइज है। इस सैंपल साइज के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि पूरी तरह सफाया हो रहा है इंडिया समूह के राजनीतिक दलों का बिहार में भी और झारखंड में भी ये थोड़ी सी ज्यादती है। देखिए, जमीनी स्थितियां अलग हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो ओपिनियन पोल के नतीजे आप दिखा रहे हैं बिहार और झारखंड के लिए, ये जमीन पर उस तरह सच होने वाला। मनोज जी लीजिए, आपके आंकड़ों पे वीटो हो गया है स्टूडियो में, जल्दी से जवाब दे दीजिए छोटा सा, क्योंकि मुझे अगले सवाल की ओर बढ़ना है। मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले बता दें कि जो लोग ये देखते हैं कि सिंपल साइज ये है, उनको मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये इस पीरियड का सर्वे है। अभी हम लोग सोमनाथ जी 15 दिन पहले भी बैठे थे और वो 1.5 लाख से ऊपर में था। ये सारे जब हमारे सर्वे का जुड़ता है 3 महीने 4 महीने का, तो उसकी संख्या काफी है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि झारखंड की उन चीजों को लेकर पिछली बार एक सीट। मनोज जी अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का रुख कर लेते हैं बिल्कुल। और ये जो सवाल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वे में जनता से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का दरअसल कारण क्या है। तो देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं। 41% लोगों ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय है। वहीं 18% लोगों को राम मंदिर का निर्माण उनकी लोकप्रियता की बड़ी वजह लगता है। शोभना बिल्कुल, और 12% लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है पीएम मोदी की लोकप्रियता का कारण है। 22% लोग मानते हैं कि बेदाग छवि देने की वजह से मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं 7% लोगों का कहना है कि कुछ अन्य वजह प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कारण हो सकती है। लेकिन अब मनोज जी मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राजकिशोर, अब ये सवाल आपसे बनता है। देखिए, ये बिल्कुल कहा जा रहा है बेदाग छवि, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आंकड़ा आया है कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। नहीं, निश्चित तौर पर खड़े होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो जनता जिसको वोट देना उसको कितना समझ में आ रहा है, और उस जनता को जो समझाने का जो मैकेनिज्म है और जो क्षमता है भारतीय जनता पार्टी की, उसका मुकाबला कौन करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो आप खुद कितने बेदाग हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने भी उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया है। ये कहा जा सकता है इस समय कि भाई ये इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि के कविता जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। शराब घोटाले मामले में उनका नाम सामने आया था प्रणय, और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, और कुछ दिनों पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था, धरना दिया था बाकायदा, और अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। और ये केसीआर जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेटी हैं, सांसद रही। और राजकिशोर, अगर ये देखा जाए ईडी की हिरासत के अंदर कविता का जाना, ये कहीं ना कहीं बीआरएस की जो पूरी चुनावी रणनीति है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और ये मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ईडी की अपील के ऊपर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल को भी झटका दिया है। निश्चित तौर पर सारी जो मतलब ये जो पूरी जो कार्रवाई है, सबके तार अंततः तो दिल्ली से आकर ही जुड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली का ही शराब घोटाला है, उससे ही साउथ लॉबी की जो बात हो रही थी उसी में के कविता का नाम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि आज ही बीआरएस ने टिकटों की घोषणा की है, और उसमें जो निजामाबाद सीट जहां से ये के कविता लड़ती थी उनकी घोषणा नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर वहां पर रेवंत रेड्डी जो बिल्कुल ठीक है राजकिशोर जी, जल्दी से आंकड़ों का रुख करते हैं, और क्योंकि दर्शक हमारे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव, अब कर्नाटक की बात करना बेहद जरूरी है, जहां से 28 सीटें आती हैं और एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रही है, जिसमें बीजेपी के साथ जेडीएस भी शामिल है। दोनों को कुल 23 सीटें मिल रही हैं। वहीं सत्ता में काबिज होने के बावजूद कांग्रेस कर्नाटक में सिर्फ 5 सीटें जीतती हुई दिख रही है। एनडीए 23 सीटों में से 21, बीजेपी 2 जेडीएस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रणय, वोट शेयर मुझे लगता है बताना चाहिए जल्दी से दर्शकों। बिल्कुल, जल्दी से वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप वोट शेयर की बात करें तो कर्नाटक में वोट शेयर के में एनडीए गठबंधन को 54% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 42% है और अन्य के खाते में 4% वोट जा रहे हैं। कांग्रेस और एनडीए के वोट शेयर की अगर तुलना करें तो वहां 12% का फासला जो है वो सीटों में नजर आ रहा है, जिसे एक बड़ा अंतर कहा जा सकता है। बिल्कुल, और पंकज जी आपका मैं रुख कर लेती हूं एक बार फिर। आप असहमत मनोज जी के इस आंकड़े से, क्योंकि मैं ये देख रही हूं कि चाहे हमने बिहार की बात की, चाहे हमने झारखंड की बात की, चाहे हमने कर्नाटक की बात अब हम कर रहे हैं, सत्ता में होते हुए भी कर्नाटक में भी इंडिया गठबंधन को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसको हम कैसे समझें, और क्या इस बार फिर एक बार असहमति? आपके ओपिनियन पोल में तो फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वहां मिली थी कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें। बिल्कुल, एक बात आप खुद ही बताइए सोचकर कि क्या इस बार 28 में से 25 सीटें, 20 सीटें या 15 सीटें भी पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में है? नहीं है। दक्षिण भारत में पैर पसारने के भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी प्रयास किए हैं,
और अब वो दावा कर रही है कि तमिलनाडु में भी उसको बहुत सीटें मिलने वाली हैं। जी। लेकिन पूरे दक्षिण भारत में एक कर्नाटक को छोड़कर बाकी सिर्फ बिल्कुल, तेलंगाना कांग्रेस में कर्नाटक को उसे लेकर 4 काफी सीटें मिली कॉन्फिडेंट है थी। पंकज जी। लेकिन मनोज जी, आपने पंकज जी को भी सुना, क्या आधार है कि आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जो है वो फिलहाल बीजेपी को वहां मिलती हुई नजर आ रही हैं? उसके पिछली बार से ज्यादा की बात नहीं है, इस बार तो पंकज जी, मैं मनोज जी मैं रोकूंगा आपको, लेकिन तेलंगाना के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा भी सामने आया है और खासतौर पर के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये दावा किया जा रहा है बीआरएस के पूर्व मंत्री की तरफ से, जो कि तेलंगाना सरकार में मंत्री रहे, केसीआर के करीबी रहे हैं, और उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये गिरफ्तारी शोभना काफी मायने रखती है सियासी तौर पर ऐन चुनावों के ऐलान से बिल्कुल। पहले। और राजकिशोर जी, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर विपक्ष कहेगा कि साहब हेडलाइन मैनेज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। एक बार फिर आरोप आने वाला है विपक्ष का। हाँ, लेकिन विपक्ष का आरोप आएगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये मामला तो चल ही रहा था और इसके पहले भी मैं 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। प्रसाद भोसेकर, जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। प्रसाद, अपडेट दीजिए जल्दी से इस खबर पर। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले भारत राष्ट्र समिति के पूर्व मंत्री वेमुला प्रसाद रेड्डी, जो कि केसीआर फैमिली के काफी करीबी है, वो बाहर आकर उन्होंने कहा है कि कविता का अरेस्ट हुआ है और उनको दिल्ली ले जाने की बात हो रही है। उनको किसी को भी, परिवार वालों को या फिर टीआरएस के जो कार्यकर्ता है, लीडर है, किसी को भी कविता के घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कविता के घर के बाहर काफी जो है वहां पे कैडर्स आ गए हैं भारत राष्ट्र समिति के और नारे लगा रहे हैं इस अरेस्ट के खिलाफ। तो अभी तक जो कंफर्मेशन मिला है, ये पूर्व मंत्री है वेमुला प्रसाद रेड्डी, जो कि भारत राष्ट्र समिति में वरिष्ठ मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कंफर्म किया है। ठीक है प्रसाद, क्या ईडी की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी तरीके की पुष्टि की गई है? क्या गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है या रेड हुई थी? देखिए, दोपहर में ही हमने खबर दी थी कि ईडी के कुछ अधिकारी कविता के घर आए थे। हालांकि इसके पहले भी पिछले साल आए थे, लेकिन आज काफी जो है दोपहर से ही हलचल थी। लेकिन ईडी के तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से ओपिनियन पोल के आंकड़ों की ओर लौटते हैं। और 24 की सरकारी ओपिनियन पोल जी न्यूज और मैटराइज का जो सर्वे है, उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों का हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर मुकाबला बेहद टक्कर का दिख रहा है। वाईएसआरसीपी को 12, जबकि एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिलती दिख रही है। प्रणय, बिल्कुल। और यहाँ पर भी जो आप देखिए अशोभना, इन तमाम राज्यों की जहां हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक सीट एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला बीजेपी ने निकाला था, जहां टीडीपी के साथ में गठबंधन भी, एनडीए को उनको शामिल करना जो है वो इसमें शामिल रहा। और हाल ही में बीजेपी और टीडीपी ने और साथ ही जनसेना ने एनडीए को ज्वाइन किया, बीजेपी के साथ उसने गठबंधन को मजबूत किया। और अनुमान यह है कि गठबंधन को फायदा इससे मिल रहा है। यानी पिछली बार जगन मोहन को वाईएसआरसीपी की जो पार्टी है उनको 22 सीटें मिली थी और इस बार सीधे सीधे 10 सीटों का नुकसान उनको यहां होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यह है बड़ा आंकड़ा, जहां वाईएसआरसीपी को 12 और बीजेपी एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल चलिए, और अब जल्दी से तेलंगाना के ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं। 17 सीटों में से तेलंगाना में कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और हालांकि कांग्रेस को फायदा है क्योंकि 2019 में 3 सीटें मिली थी यहां पर, और इस बार 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीआरएस को 9 सीटें मिली थी और बीजेपी को मिली थी 2 सीटें। तो अब कुल मिलाकर बीआरएस हो चुकी है वो, तो बीआरएस को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगी और बताइए क्या आप इस आंकड़े पर कहना चाहेंगे, क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। जो आपने अभी खबर सुनाया अरेस्टिंग की, यदि वीआरएस के कार्यकर्ता को सिंपैथी दिखा और ये आंकड़ा बदलेगा क्या? ये बदल जाएगा और कुछ सिंपैथी वोट सिंपैथी होगा मिल सकती तो है क्या? कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बीजेपी अपने उनके वोटर अलग हैं, जो भी वोट का डिवाइड होगा वो इन दोनों पार्टियों के ऊपर होगा, वीआरएस के ऊपर होगा, इनके ऊपर होगा, और वैसे कांग्रेस और वीआरएस में। और जहां वीआरएस का वोटर कांग्रेस की तरफ से वापस आएंगे तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। मैं यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना चाहती हूँ। शरद जी, आइए जल्दी से चर्चा में। देखिए, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इसमें मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, और टीडीपी के सिर्फ बीजेपी के आने से इतनी इक्वेशन बदल जाएगी। बीजेपी की पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 5 दिख रही हैं, तो कोई बहुत बड़ा उसको फायदा होता नहीं दिख रहा है। और टीडीपी बिल्कुल साफ थी, तो उसको अगर कुछ फुटहोल्ड मिल रहा है तो बीजेपी को फायदा नहीं, हाँ सहयोगियों को जरूर फायदा होता दिख रहा है। पंकज जी,
अगर बात की जाए 2014 के चुनाव से पहले तेलंगाना और आंध्र को कांग्रेस ने अलग किया था। उस समय उम्मीद थी कि इससे फायदा निकल आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब तेलंगाना में, जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो क्या उसके बाद आंध्र में भी रिवाइवल का रास्ता कुछ इसमें लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी तो वहां पर टीडीपी के भरोसे है, कोई बहुत बड़ा गेन होता हुआ यहां पर बीजेपी को नहीं नजर आ रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस या की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो उसके खाते में या उसके दांव में कौन से मोहरे हैं? बहुत स्वाभाविक है कि इस बार तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस को और इंडिया समूह के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको फायदा होगा। देखिए, 2019 के चुनाव में दक्षिण भारत की 128 सीटों में से 99 सीटें दूसरे लोगों को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों को मिली थी। 25 सीट कर्नाटक में और 4 सीट तेलंगाना में। सिर्फ 29 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सर 29 सीटें ही कांग्रेस को भी मिली थी दक्षिण भारत में। ठीक है, लेकिन ये 29 सीटें इस बार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कम से कम 12 से 15 सीटों की गिरावट आने वाली है, ठीक है, कुल मिलाकर। ठीक है प्रमोद जी, जल्दी से मैं आपका भी रुख कर लेती हूँ। जो पंकज जी कह रहे हैं कि आप उससे सहमत हैं, और जो मनोज जी का आंकड़ा है, क्या आप उससे सहमत हैं? मेरा मानना है कि जो आंध्र प्रदेश में अगर जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोग भी बात करते रहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हो गई है। और जब चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने अरेस्ट किया, जिस तरह से वो पिक्चर्स आई, फिर निकले वो, और उसे टीडीपी ने बढ़ना शुरू कर दिया है। और जो जनसेना है पवन कल्याण की, उनका भी वोट बेस है। बीजेपी का अगर तीनों मिलेंगे तो मेरा मानना है कि आपका जो ये प्रोजेक्शन आ रहा है इसके आसपास होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आंकड़े आगे बढ़ाते हैं। और अब हमने एक सवाल अपने दर्शकों से पूछा है, वो आपको दिखा देते हैं। जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में हमने जनता से पूछा कि आज अगर चुनाव हुए तो फिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो ये देखिए, 56% लोग मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का उम्मीदवार उनके लिए होना सबसे बड़ा मुद्दा है। 17% लोग केंद्र की योजनाओं को चुनाव का बड़ा मुद्दा मानते हैं। बिल्कुल, और 4% जनता के लिए महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, महंगाई की बात सब कर रहे हैं, लेकिन महज 4% लोग ये मानते हैं कि एक चुनावी मुद्दा है। 8% लोग बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं 7% लोग अपने सांसद के काम और 8% लोग अन्य कारणों को चुनाव का एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। राजकिशोर, ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि बड़ा जो वोट मैग्नेट है, एनडीए हो चाहे बीजेपी हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन विपक्ष की तमाम यात्रा, तमाम कोशिश और इन मुद्दों को उभारने की जो जितनी भी कोशिशें, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सड़क हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता में पैठ नहीं बना पा रही है। ऐसा क्यों? दरअसल विपक्ष की सारी कोशिशें बिल्कुल निराकार ब्रह्म की तरह हैं। जब तक उसको साकार तरीके से उसके सामने कोई चेहरा नहीं लाते हैं, क्योंकि मोदी को तो हटाओ, ये ठीक वही स्थिति है कि इंदिरा गांधी को हटाओ, वो कहते थे कि यहाँ मोदी को हटाओ, लेकिन उसके आगे आपका क्या है, आपकी योजना है, क्या कारण, और आप जो बता भी रहे हैं वहां पर उस पर कोई भरोसा करने को तैयार है क्या आप वो कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं सोचता हूं कि 72,000 रुपए पिछली बार भी 2019 में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था। इस बार वो 1 लाख पर रकम लेकर गए, लेकिन जो क्रेडेंशियल की बात है, जो मोदी की गारंटी की बात है, उसके सामने कांग्रेस की गारंटी है, तो उसमें निश्चित नरेंद्र मोदी का। पंकज जी यहाँ बैठे हैं, गारंटी की बात सबसे पहले कांग्रेस हमेशा ये कह रही है कि कांग्रेस गारंटी की बात सबसे पहले हमने की थी, लेकिन मोदी ने वो मुद्दा ले लिया और उसके बाद वो उसे एम्प्लीफाई कर रहे हैं। पंकज जी, देखिए, जो बार बार जब ये कहना पड़ रहा है कि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की गारंटी, तो इससे ही समझ लीजिए कि भीतर से स्थिति कितनी कमजोर महसूस कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री जी भी। भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर बहुत चिंता है कि इस बार के चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये है असली स्थिति। ठीक है, और चलिए जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में अगले लोकसभा सीट का समय हो गया है। चुनाव में अब केरल की अगर हम बात करें तो कुल 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को 9, सीपीएम को 8 और अन्य सहयोगियों को 3 सीटें मिल रही हैं। जबकि केरल में एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर आईएनसी को पिछली बार 15 सीटें मिली थी और आईएमएल को 2 सीटें मिली थी, सीपीआईएम को 1 मिली थी। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गेन अगर हम देखें 20 सीटों में केरला में, तो बहुत कोई स्थिति में बदलाव मुझे ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ पर बदलाव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तमिलनाडु की भी बात करें, क्योंकि हम एक साथ केरल और तमिलनाडु की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अगले 3-4 दिनों के अंदर इन्हीं दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर नजर आएंगे। शोभना और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान है और एआईएडीएमके को 2 सीटें हासिल हो सकती हैं। तो देखिए, ये है बड़ा आंकड़ा और बड़ी तस्वीर।
और जल्दी से अब वोट शेयर भी बता देते हैं क्या हम, और वोट शेयर का आंकड़ा भी देखिए जल्दी से सामने आ रहा है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को लगभग 60% वोट मिल रहा है और वो सीटों में इंगित भी हो रहा है प्रणय। बिल्कुल। बड़ा मेजर यहाँ पर विन इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को इसके मुकाबले सिर्फ 20% वोट मिल रहा है। एआईएडीएमके को माफ कीजिए 16% वोट मिल रहा है, 4% वोट अन्य के खाते में जा रहा है। मैं जल्दी से एक बार शरद जी आपका रुख कर लेती हूँ। ये जो हमें तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन अच्छा कर रहा है, और जबकि काफी एंटी हिंदू सेंटिमेंट रेस करने की कोशिश, एक तरीके से कहा जाए कि हमला बीजेपी ने किया तमिलनाडु में नेताओं पर या कई दक्षिण भारत के नेताओं के ऊपर। बिल्कुल, और मैं शुभना के सवाल में ही सवाल जोड़ दूं कि अन्नामलाई की जो पूरी यात्रा है, एक नेता के तौर पर उनको पेश करने की कोशिश की गई। केरल की भी अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री का जैसा मैंने कहा उनका कई दौरे हुए हैं दक्षिण भारत के, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा हेडवे होता हुआ यहां नहीं दिख रहा है। जी, दरअसल दक्षिण भारत में खासतौर से केरल और तमिलनाडु दोनों जगह ये हिंदू कार्ड नहीं चल पा रहा है। कई बार से बीजेपी कोशिश कर चुकी है, और ख़ासतौर से सनातन का जिस तरीके से एक मुद्दा बनाया गया उदयनिधि स्टालिन के बयान पे, और उसको लेके जो अन्नामलाई हैं उन्होंने पूरा एक हिंदुत्व का रुख लिया था। लेकिन पूरे तमिलनाडु में और केरल में भी ये दोनों मुद्दे चल नहीं रहे, जबकि शबरीमाला से लेकर कई जगह ऐसा हुआ है बीजेपी ने पूरा हिंदू कार्ड। चलिए ठीक है, जल्दी से मनोज जी आपका रुख ले लेते हैं। भाई हर जगह पर बीजेपी का ये हिंदू कार्ड काम कर रहा है, और अब तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और तमिलनाडु में तो ये कहा जाता है कि साहब बहुत ही पूजा पाठ को तवज्जो दी जाती है और बहुत ज्यादा, तो फिर वहां पर बीजेपी को क्यों नहीं फायदा हो रहा है? नहीं, शोभना जी, फायदा होगा। वोट परसेंटेज में बढ़ा है, और आपको बता दें कि बीजेपी को 20% कहीं भी किसी भी स्टेट में वोट लाने में मुश्किल होती है, और 20% से जैसे उसके वोट परसेंटेज ऊपर बढ़ते हैं तो फिर ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उसके ये कहाँ तक वोट जाएंगे। कन्याकुमारी हो या 4 और ऐसे हैं जो पिछली बार भी उन्होंने 22% तक वोट लाए थे, और कन्याकुमारी में तो 33% के करीब आ गए थे वोट। ये 5 सीटें ऐसी हैं कि आप चुनाव को और नजदीक आने दीजिए, तो मेरी उम्मीद है कि जो मेरे आंकड़े हैं इसमें भी बदलाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी माने इस चुनाव में। चलिए मनोज जी, बस जरा एक बार ये बड़ी तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं, और बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और देखिए इसमें जेडीयू और बीजेपी के खाते से जो नेता है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस ने एक दिक्कत जरूर खड़ी कर दी है एनडीए गठबंधन के लिए, लेकिन ये बेहद खास तस्वीरें। और इस तस्वीर से उम्मीद करनी चाहिए कि इस तस्वीर के साथ कहीं ना कहीं वो जो गठबंधन का फॉर्मूला सेट करने की कोशिश चल रही थी, उसका भी कोई रास्ता निकलेगा। तो देखिए ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये राजभवन की तस्वीरें हैं, और राजभवन के अंदर जो नए मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जा रही है। और 24 जनवरी को जो नया मंत्रिमंडल, नई सरकार का गठन हुआ था नीतीश कुमार की अगुवाई में, यानी पुराने मुख्यमंत्री हैं लेकिन एक बार फिर नया कलेवर जो है सरकार का देने की कोशिश हो रही है। और देखिए एनडीए के पाले में आने के बाद एनडीए के खाते में जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के मंत्री बनाए जा रहे हैं, वो तमाम मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, आगे बढ़े प्रणय, हम उससे पहले एक बार मुझे लगता है फाइनल टैली भी हमें एक बार दर्शकों को बता देनी चाहिए। देखिए 543 में से 183 सीटों का आंकड़ा हम आपको दिखा चुके हैं। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 74 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एनडीए गठबंधन को 92 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर्स के खाते में 17 सीटें जा रही हैं। और जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल ममता दीदी की स्टेट की बात करें, 42 सीटें हैं यहाँ टीएमसी से, उसमें टीएमसी को 24 सीटें मिल रही हैं बंगाल में, यानी ममता दीदी बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। बीजेपी को इस बार 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट से ही संतोष करना पड़ रहा है। प्रणय, बिल्कुल शोभना, और दीदी की चोट जो है वो कई बार बीजेपी की कोशिशों को चोट दे देती है। इस बार फिर उन्हें चोट लगी है। और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में टीएमसी को 43% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को 41% वोट मिल सकता है। यहां बंगाल में इस बार टक्कर कांटे की होगी ऐसा माना जा रहा है, और इंडिया गठबंधन को 12% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, और अन्य के खाते में केवल 4% वोट जा रहा है। और महिलाओं के वोट के हिसाब से शोभना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और देखिए टीएमसी के वोट परसेंटेज में कोई बहुत फर्क नहीं आया है। 2019 में भी 43.69% टीएमसी को वोट परसेंटेज पड़ा था, और इस बार भी। मैं एक बार जल्दी से पंकज जी आपका रुख कर लेती हूँ। ये जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि साहब संदेश खाली के बाद तो अब स्थिति पलट गई है, और बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है ध्रुवीकरण का। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस आंकड़े क्या कह रहे हैं, कैसे इसको समझा जाए, क्या मायने निकल रहे हैं? मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े हैं ओपिनियन पोल के, वो काफ़ी हद तक सच्चाई के नज़दीक हैं।
ममता बनर्जी निश्चित तौर पर वहां आगे हैं। ये भी सही है कि इंडिया समूह के राजनीतिक दलों की वहां कोई अभी विशेष उपस्थिति नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी से कोई समझौता हो नहीं पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी वहां थोड़ा नुकसान होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 41% वोट भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां हासिल कर पाएगी, और 17 सीटों से उसे कम से कम 8 या 9 सीटें और नीचे उतरना पड़े। प्रमोद जी, लेकिन अगर आंकड़े देखें आप तो वोट शेयर घटने के बावजूद सीटें बढ़ रही हैं टीएमसी की, और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने के बावजूद उसकी सीटें घट रही हैं, यानी 22 से 24 पे पहुंचती हुई टीएमसी नजर आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, जो टीएमसी का जो कोर वोट बैंक है वो उसके साथ इंटैक्ट है। संदेश खाली वाला जो मुद्दा हुआ था उस पर महिलाओं के प्रति के बीच में कितना ट्रैक्शन मिलता है बीजेपी को, अभी एक बहस का मुद्दा है। लेकिन ममता बनर्जी की जो ग्राउंड पे पकड़ है वो तो अपने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दिखती है, और उनका काडर चूंकि बहुत स्ट्रांग है, और बीजेपी का मुझे लगता है अभी काडर उतना तैयार नहीं हुआ जितना कभी लेफ्ट फ्रंट का होता था या ममता बनर्जी की पार्टी का है। तो आप 17 सीट दे रहे हैं, हमारा अंदाजा बीजेपी को 19 से 20 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन वो जो वोट 2% का जो वोट गैप है वो काफी सीट्स को इधर उधर कर देता है। ठीक है राजकिशोर जी, इंडिया गठबंधन में ये कहा गया कि साहब फूट पड़ गई। पश्चिम बंगाल में आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआई, आप भी जानते हैं कि लेफ्ट और टीएमसी साथ नहीं आ सकते। क्या ये फैसला अच्छा साबित होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए? क्योंकि चुनाव के बाद भी टीएमसी जो है वो मिल सकती है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। नहीं, पर मिल तो सकती हैं, लेकिन शोभना जी अगर 17 सीटें अगर इस आंकड़े के हिसाब से हम देखें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मिल रही हैं, तो फिर कितना मिलके भी करेंगे, आपके लिए बच कितनी सीटें रही हैं? बेहतर तो ये था कि वहाँ आप मिलकर जाते तो पूरा सफाया करते, क्योंकि जो दिखाई पड़ रहा है 43 और 12 55% का अंतर होता, तो उसके बाद ये आंकड़े बिल्कुल बदले होते। और अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव अभी दूर है, घोषणा कल होने जा रही है। 41 और 43 के 2% का ही अंतर है। टीएमसी की नीति है, ममता बनर्जी की नीति है, वो कहीं न कहीं फायदेमंद साबित हो रही है चुनाव में। नहीं, एकदम फायदेमंद है। और मैं बता दूं कि यदि तीनों पार्टियां, लेफ्ट भी, कांग्रेस और टीएमसी तीनों एक साथ लड़ते हैं, तो जो कांग्रेस के पास वोटर बचा था वो ममता के विरुद्ध वाले वोटर बचे हुए थे, टीएमसी के विरुद्ध वाले वोटर थे। और ऐसे स्थिति में होता क्या, ये सारे उनके साथ न जाकर बीजेपी के पास आते और वो ज्यादा फायदे पहुंचाते। मैं इसीलिए कह रही हूँ, चाहे वो पंजाब हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये फैसला इंडिया गठबंधन में जिसको हम फूट कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत लिया गया फैसला। और जल्दी से चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी को जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का ये अनुमान है और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब मैं जल्दी से शरद जी आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच चुके हैं। आपने देखा वहां पर किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई। 370 को एक मेडल की तरह बीजेपी जो है वो पेश कर रही है। आपको क्या लग रहा है, ये जो 5 सीटें हैं, इसमें से 2 मैं भी जानती हूँ कि जम्मू की हैं, 3 घाटी की हैं, तो सिर्फ वही जम्मू की है, कोई फायदा घाटी में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी का वहाँ पे कोई वोट बैंक है भी नहीं घाटी में। जम्मू और उधमपुर की 2 सीटें तो बीजेपी की वैसे भी पक्की थी, लेकिन ये 370 लाने का जो फायदा है वो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में नहीं, बाकी देश में उसको फायदा मिलेगा। जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी वो मुझे लगता है 370 की वजह से बनाने में कामयाब हुई है। पंकज जी, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो काफी कांग्रेस ने उस मुद्दे को उस समय उठाया था, विपक्ष ने उठाया था, तमाम जो पीडीपी हैं, एनसी हैं, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद का जाना कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संगठन पूरी तरीके से कमजोर हुआ। अब ऐसे में वो जो चीज जिसको उठाया जा रहा था, जिसकी बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर वो ट्रांसलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची थी, और उसको कांग्रेस ने एक बड़े एक मैसेज के तौर पर दिखाने की कोशिश की थी। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी के जाने से कांग्रेस को निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर में। और धारा 370 वैसे तो नाम मात्र के लिए ही लागू थी और उसका कोई महत्व था नहीं, लेकिन उसको हटाने से भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि शरद जी ने भी कहा, जम्मू कश्मीर में भले ही बहुत लाभ नहीं हो, लेकिन पूरे देश में उसका एक संदेश जरूर गया। ठीक है पंकज जी, अब थोड़ा सा मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आप लोग मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं और मुझे रोकना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि अब अगले सवाल का वक्त हो गया है और दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है, और जी न्यूज के और मेट्राइज ने जो सर्वे किया उसमें हमने जनता से पूछा कि राम मंदिर से बीजेपी को फायदा होगा, तो 56% लोगों का मानना है बहुत अधिक फायदा होगा, 26% लोग मानते हैं कुछ हद तक फायदा होगा, 9% लोगों को लगता है कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, 5% लोगों को लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा। जल्दी से
प्रमोद जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। राम मंदिर, ये कहा जा रहा है कि साहब ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तबका है, वो ये कहता है कि राम मंदिर का फैसला पिछले चुनावों में उसका फायदा मिल चुका है। इस बार ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बार अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये जो सीएए की बात हो रही है, या ये कहिए जो पिछले कुछ फैसले लिए गए, विमेन आरक्षण की बात हुई है, इस पर ज्यादा बीजेपी को गेन है। देखिए शोभना जी, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, बीजेपी और उसके फोरफ्रंट पे थी, तो एक बड़ा टॉन्ट कसता था अपोजिशन की, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हाँ। तो जब फैसला आया तो लोगों का तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो तो क्या मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता। और वहां पे चूंकि योगी जी हैं और उन्होंने जितना चीज फैसिलिटेट किया, मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट और मतलब प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला, बन गया सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया ना। लेकिन अब जहां तक अगर आप उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं बनारस से जाता हूं, वहां पे लोगों से आप बात करिए, आप इस समय देखिए राम मंदिर इतना बड़ा इमोशनल मुद्दा, लोग रोते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं, और वो वोट में लेकिन ट्रांसलेट होगी। पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए। अभी तमिलनाडु में जो बाबी जी की बात हो रही थी, काशी तमिल संगम 2 बार हो चुका है। अगर आप अयोध्या में जाएंगे और काशी में जाएंगे तो सब तमिलनाडु के लोग बहुत ज्यादा आते हैं बहुतायत में। ये सब कहीं ना कहीं वोट में ट्रांसलेट होगा। चलिए शरद जी कुछ असहमति अपनी जता रहे हैं, क्यों शरद जी? क्या पूरा का पूरा क्रेडिट राम मंदिर का जो है उसका सारा पॉलिटिकल गेन जो है वो सिर्फ बीजेपी को होगा? बिल्कुल, पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेन बीजेपी को। मुझे तो इस आंकड़ों में उन 5% लोगों को जानने में दिलचस्पी है जो ये कह रहे हैं कि साहब इससे बीजेपी को नुकसान होगा। राजकिशोर, आप अभी हाल ही में अयोध्या में भी थे, मैंने आपकी रिपोर्ट भी वहां से देखी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या एक तबके के अंदर चर्चा इस चीज को लेकर भी थी कि क्या राम मंदिर का जो टेम्पो 15 जनवरी तक और 22 जनवरी के बाद बना था वो सस्टेन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो फिजल आउट हो रहा है? बीजेपी के अपने काडर में इस चीज को लेकर चर्चा है। क्या बीजेपी की ये चिंता है या एनडीए के भीतर इस चीज को लेकर है, या आश्वासन है कि जो होना था वो हो गया, अब उसके आधार पर राम नाम की लूट में वोट की लूट हो जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर राम मंदिर बन गया, लेकिन मुद्दा तो अब खत्म हो गया ना। वो मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन क्या मंदिर बनने के बाद लोगों का जीवन कितना बदला, वहां पर किस तरीके के बदलाव आए, किस तरीके का मॉडल वहां तैयार हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। और जो बात होती थी कि वेटिकन हो जाएगा हिंदुओं का, जिस तरीके से उस तरीके से वहां काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ये जानती है कि मुद्दा अगर एक बार बन गया, चूंकि मंदिर वहां बन गया तो खत्म हो गया, इसीलिए वो लगातार वहां पर उनके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और विकास की अपनी उनकी यात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं अगर कहूं आपसे, जब हो के आया वहां पर, तो ये जो बात शोभना जी पूछ रही थी कि मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिल जरूर रहा है शोभना जी, निश्चित तौर पे। चलिए, नहीं, मेरा तो देखिए सवाल पूछना काम है और इसीलिए मैं सबकी राय ले लेती हूँ। और मैं शरद जी की बात से बड़ी खुश हूँ कि ये 5% कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, राम मंदिर के मुद्दे पर अडवाणी जी ने जिस तरीके से रथ यात्रा निकाली, बीजेपी की पूरी राजनीति की शक्ल बदल दी, रास्ता बदल दिया, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और देखिए, अभी अगला सवाल लद्दाख का हमने पूछा था, बीजेपी जीत सकती है लद्दाख की 1 सीट, एनडीए का कब्जा हो सकता है प्रदेश पर। बिल्कुल, और वो जो अभी हाल में कुछ तस्वीरें आ रही थी शोभना की, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लद्दाख में, लेकिन उसके बावजूद जो ओपिनियन पोल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लद्दाख की सीट भी इस समय बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा 1 सीट है वहां पर, एनडीए यानी बीजेपी इस पे कब्जा कर सकती है, और कांग्रेस के खाते में कुछ आएगा या नहीं, या अन्य के खाते में सीट जाएगी, इस चीज को लेकर भी जो लोगों के मन में चर्चा थी या लोगों के मन में था, वो कहीं ना कहीं यहाँ इससे साफ हो रहा है। और अंडमान की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये छोटी छोटी सी जो जगह हैं, ये भी खास अहमियत रखते हैं। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बीजेपी अपना कमल खिला सकती है, ये बड़ी और महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। और वहां पर कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा शोभना, अंडमान और निकोबार, लेकिन इस बार उसके हाथ में 0 आ सकता है। बिल्कुल, और देखिए ये अंडमान के भी हमने आपको दिखाया, लद्दाख भी दिखा दिया, जम्मू कश्मीर भी दिखा दिया, और अब आप दादर नागर हवेली का ओपिनियन पोल भी देख लीजिए। दादर नागर हवेली की सीट को लेकर, एक ही सीट है यहाँ पर लोकसभा की, और वो भी एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सफारी कर रहे हैं, जो जिप्सी में नजर आते हैं बार बार आपको टीवी स्क्रीन पर, तो समझ लीजिए कि ये चमत्कारी उनकी विजिट है, और वो भी हाथ में दूरबीन लेके, बिल्कुल, और दूर दूर तक नजर है, दूर दूर तक उनकी नजर है। अगली सीट का भी देख लेते हैं प्रणय हम। बिल्कुल, जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में दमन और दीव की एक जो लोकसभा सीट है, वहां भी बीजेपी का कमल खिलने का अनुमान लगाया जा रहा है इस ओपिनियन पोल में। इन लोगों का कहना है कि वहां भी ये जो 1 सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। और इसके अलावा हमने जनता से ये भी पूछा
इन सीटों के अनुमान, ये जो छोटे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके अलावा अर्थव्यवस्था को लेकर भी लोगों के मन में जो सवाल है कि 10 साल में लिए गए फैसलों से क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि इस चीज को लेकर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो सरकार कर रही है, जो उसकी दिशा है, वो किस तरीके की है। तो देखिए 32% लोगों ने माना कि वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, वहीं 40% लोगों ने कहा कि वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं, यानी करीब करीब 72% जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अशोभना, बिल्कुल, और जबकि 4% लोग कह रहे हैं कि साहब पता नहीं है। तो अब मैं जल्दी से मनोज जी आपका रुख कर लेती हूँ। हमने अभी सवाल पूछा ही था कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जब मोदी जी हैं तो फिर मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की बात हमें कोई मायने नहीं रखती, नौकरियों की बात कोई मायने नहीं रखती, गरीबी की बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि लोग अगर वोट इस समय भारत जो है वो वोट कर रहा है तो वो सिर्फ मोदी और मोदी और मोदी की लहर पर कर रहा है। देखिए शोभना जी, यदि किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बड़ी है तो मुद्दा ये होता है कि उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी किस लिए, किन कारणों से बड़ी है। और ये 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आप दिखा रही हैं जिन पे उनकी इतनी बड़ी पकड़ है प्रधानमंत्री का, और उन्होंने मैसेज पब्लिक तक ले गए, तब वो जाकर उनकी पॉपुलैरिटी दिखी है। मैं बार बार जो विपक्ष के ऊपर कहता हूं कि वो बताएं तो वो कौन सी योजना लेकर आते हैं और मुद्दे लेकर आते हैं जिसपे कि पब्लिक को खड़ा होना चाहिए। यदि मैं ये बोलूं कि चुनाव में इस तरह की धांधली बीजेपी कर ली तो आपको उसको बताना पड़ेगा किस तरह से, और उसमें टिकना पड़ेगा। आप बेरोजगारी की मुद्दे लेकर आते हैं, कल गायब हो जाते हैं। आपके इसी जवाब पर मैं अब पंकज जी का रुख करना चाहूंगी। पंकज जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लार्जर देन लाइफ उनकी एक छवि बन चुकी है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये छवि बनी है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है उनके किए हुए काम, उनके फैसले, उनकी बनाई गई नीतियां। लार्जर देन लाइफ छवि बन गई थी, लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। आज नरेंद्र भाई मोदी इस स्थिति में नहीं है कि अपने नाम पर और अपने चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को, पुतला या पुतली हो वो, उसको जिता के ले आए। इसीलिए आप देखिए कि गुजरात समेत सभी राज्यों में उनको कितने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने पड़े हैं। वो जिन्हें उम्मीदवार बनाना चाहते हैं उन्हें उम्मीदवार बना नहीं पा रहे हैं, जिनको नहीं बनाना चाहते हैं उनको उम्मीदवार मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। ये असली स्थिति है। तो मनोज जी जो कह रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी नहीं है। बिल्कुल पंकज जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जो हैं वो शपथ दिला रहे हैं मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को बिहार के अंदर, और बिहार के नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का ये विस्तार इस समय देखने को मिल रहा है। पटना के अंदर ये जो कवायद है ये चल रही है, और इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसे माना जा रहा था कि इसके बाद जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर पेंच अटका हुआ है वो भी सुलझ सकता है, क्योंकि अभी तक एनडीए की अगर बात करें और इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो बिहार के अंदर पेंच नहीं सुलझा है। और अब चलिए लक्षद्वीप का भी तो प्रणय आंकड़ा बता दीजिए दर्शकों को, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लक्षद्वीप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप की बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में मालदीव बनाम लक्षद्वीप की काफी बहस भी हुई थी, और एनडीए को कोई सीट नहीं मिलने का यहां अनुमान है, जबकि यहां इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते के अंदर ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। देखिए ओपिनियन पोल में अब शरद जी के चेहरे में देखिए हंसी आ गई, और मैं चाहती हूं कि भाई शरद जी की जो शानदार हंसी है वो दिखाई जाए। शरद जी देखिए, भले ही एक ही सीट है यहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से एक नैरेटिव खड़ा करने की तो कोशिश की कि साहब अब हम मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप को के टूरिज्म को बढ़ाएंगे, तो उसका फायदा क्यों नहीं एनडीए को मिल रहा है? देखिए वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो विकास का मुद्दा अलग है, और लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है, और वहाँ पे लगातार कांग्रेस के पीएम सईद बरसों तक जीतते रहे, दशकों तक जीतते रहे, 9 या 10 बार जीते जी। फिर उनका बेटा वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो वो वहाँ बीजेपी का जीतना काफ़ी मुश्किल काम है, और केरल से सटा हुआ है। हालांकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने कई नए तरीके की परंपराएं वहां शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका काफी विरोध हुआ है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से बिल्कुल जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पुदुचेरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लोकसभा की एक सीट है और ये सीट भी फिलहाल एनडीए को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल, जी न्यूज और मेट्राइज का ये बताता है कि कांग्रेस को पुदुचेरी की एक सीट मिल सकती है। पुराना गढ़ रहा है और तमिलनाडु की 39 और एक पुदुचेरी की सीट मिलकर कुल 40 सीटों का कंपोजिशन बनाता है। लेकिन इन 40 सीटों की बात की जाए तो आप देखिए तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों की बात की जाए मनोज जी, तो यहां पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये इंडिया गठबंधन का गढ़ नजर आ रहा है। तो साउथ में मैंने बताया ना कि ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं और वहां पे कर रहे हैं, 2024 के चुनाव के बाद
भारतीय जनता पार्टी की एंट्री काफ़ी अच्छे हो गए। दूसरी बात है कि पंकज जी ने एक बात अभी दर्शकों से किया, आपसे किया कि भाई इनको अपने मेंबर को टिकट देने में मुश्किल हो रही है करीब। मैं कह रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत है, वो जिसे चाहते उन्हें बैठा देते हैं और जिसे चाहते उठा देते हैं। और इसी पर मैं प्रमोद जी, इसी पर प्रमोद जी मैं आऊंगी कि भाजपा ने कहा था कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत, यहाँ तो कांग्रेस युक्त भाजपा बनकर तैयार हो गई है। अब ये चूंकि चुनाव हो रहा है इतना बड़ा, मुझे लगता है कि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाला फार्मूला आ जाता है। और जहां तक पंकज जी जो बोल रहे थे, मैं उनसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखें गुजरात में बीजेपी ने पूरी सरकार बदल दी, पूरा चीफ मिनिस्टर से सारा मिनिस्टर नए बना दे। जब हटाया था रूपानी को, ये बीजेपी कर सकती है। और कभी तो हिमाचल नहीं निपट पा रहा है, ये बीजेपी कर सकती है, कोई क्यों नहीं होता। तो वो प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी छवि है और एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है जो मैटर करती है। आप ठीक है, इसको छवि कह रहे हैं, मैं इसको डिक्टेटरशिप भी कहता है विपक्ष इसको डिक्टेटरशिप कहता है। और देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हमें बिल्कुल जरा उसका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि आपकी पसंदीदा जगह का आंकड़ा आ रहा है, तो मैं उसको भी दिखा दूं। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में गोवा की दोनों सीटों पर कमल खिलने की संभावना जताई जा रही है, यानी बीजेपी के खाते में यहां गोवा की दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी लोगों का मन, लोगों की राय ये कहती है कि यहां कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। चलिए तो अब चर्चा में फिर लौटते हैं। प्रमोद जी, जो हमारी बात चल रही थी चर्चा, देखिए इसमें गोवा का आंकड़ा एक्सोटिक लोकेशन के नाम पर प्रणय उपाध्याय ले आपकी पसंदीदा जगह है, आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ये विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि साहब या इस पार्टी, ये ऐसी पार्टी है जहां दो लोग मिलकर फैसला ले लेते हैं, और कांग्रेस में जाहिर सी बात है वो दो लोग फैसला ले नहीं पाते हैं और इसीलिए कांग्रेस का ये हश्र है। तो इसको मैं अनुशासन से भी जोड़ती हूँ, मैं इसको क्रेडिट देती हूँ कि ये एक तरीके का बीजेपी का अनुशासन भी है कि साहब मुख्यमंत्री रहा हुआ मंत्री जो पद का व्यक्ति वो उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और कोई नो-वन जो है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और मुख्यमंत्री जो है वो हट जाता है, बाद में खुलता है कि वो लोकसभा का चुनाव है। अभी देखिए खट्टर साहब को हटाया गया ना, सैनी साहब को बना दिया मुख्यमंत्री, कहीं से कुछ हुआ, खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया, उनको लोकसभा को उम्मीदवार बना दिया। दिल्ली में 7 में से 6 उम्मीदवार बीजेपी ने बदल दिए। आपने कहीं एक भी विन पर आप प्रोटेस्ट सुना है, कोई बयान आया? अब पंकज जी को जवाब देना होगा इसका। पंकज जी, ये अनुशासन है बीजेपी का, देख लीजिए जो कांग्रेस में मिसिंग है, और उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी रेजिमेंट है, ये एक ब्रिगेड है, और इसको जैसे ब्रिगेडियर चलाते हैं, तो वहाँ कहाँ आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज होती तो कोई आवाजें उठती। बाकी राजनीतिक दलों में चूंकि आंतरिक लोकतंत्र काफी मजबूत है, इसलिए दूसरी तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर इतने मौजूदा सांसदों के टिकट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल ठीक है मनोज जी, इतना तगड़ा लोकतंत्र है और इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी? और देखिए हरियाणा में तो जो है एक सांसद साहब पार्टी भी छोड़कर शामिल हो गए कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में, तो असंतोष तो दोनों जगह, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वही दूसरी पार्टी का दामन थामेगा। एक्स-एमपी कांग्रेस के बीजेपी में कल परसों में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि जो जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो दामन दूसरे का थामेगा। मनोज जी आइए, आप जवाब देना चाह रहे हैं पंकज जी का। मैं वही कहना चाहता हूं कि भाई जहां तक आप कर रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोटने का, मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के यात्रा में पूरा कांग्रेस शामिल है चुनाव के समय में, क्या ये नहीं लग रहा आपको कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का चला, जो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है कि मेंबर हैं, और पूरी पार्टी को अपने साथ लेकर चला रहे हैं, अब ये इसको अब नहीं कर सकते हैं। अरे मनोज जी, मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। पंकज जी से शोभना जी, ये क्या नहीं है? 10 सेकंड दीजिए। हिमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए, असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री, बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मानिक साहब कांग्रेस से आए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, और वहाँ पे गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो आप देखिए बीजेपी उनको आत्मसात करती है, इनको अपनी पार्टी में ऐसी जगह पहुंचाती जहाँ पे पिछली पार्टी में नहीं पहुंचते। फर्क है। चलिए प्रमोद जी, जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि ये तस्वीरें पटना से आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार की, और जो राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर वो शपथ दिला रहे हैं तमाम नए मंत्रियों को, जिसके अंदर बीजेपी और जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री बने हैं, वहीं बीजेपी के कोटे से 10 मंत्री नए बनाए गए हैं। ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, और इस विस्तार के साथ साथ माना जा रहा है कि जो बिहार के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूले को लेकर चर्चा चल रही थी, कई असंतुष्टों को यहां पर अकोमोडेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो आगे कई कैंडिडेट हैं जिनको लोकसभा लड़ाना है, उनके लिए भी एक जगह तैयार हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको बिहार राजभवन से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं और शपथ ले रहे हैं। और जैसा कि प्रणय ने जिक्र किया कि बिहार की राजनीति ने पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके की उठापटक देखी है, उसके बाद ये तस्वीरें की तो आदत हो गई है बिहार की जनता को। और मैं राजकिशोर जी आपको लाना चाहूंगी। और देखिए के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ये सबसे बड़ा एक्शन इस समय लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है के कविता। कई बार उनसे पूछताछ हुई और अब आज ईडी ने हैदराबाद में रेड की है। शाम 5:20 पर के कविता की गिरफ्तारी हो गई है और ये ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। तो ईडी का जो बिल्कुल अरेस्ट ऑर्डर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं तेलंगाना के केसीआर, उनकी बेटी के कविता निजामाबाद से सांसद रही और उनको गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और ये जो स्क्रीन पर आप ऑर्डर देख रहे हैं, सरकारी दस्तावेज देख रहे हैं, ये दरअसल गिरफ्तारी का जो ऑर्डर है ये उसकी प्रति है जो जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। और आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली शराब घोटाला मामले के अंदर ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं शुभना ऐसा लगता है कि इस गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, 16 तारीख को उन्हें पेश होना है राउज एवेन्यू कोर्ट में। बिल्कुल, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज खारिज कर दी है उनकी जो डिमांड थी। और अब के कविता को क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से एन पहले इस तरह का जो डेवलपमेंट है ये बेहद बड़ा है। प्रसाद भोसेकर जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रसाद, ईडी की गिरफ्तारी की खबर तो देखिए आपने पहले ही दे दी थी और अब इस पर मोहर लग गई है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अब क्या अगला नंबर माना जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है? बिल्कुल, और जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि टाइमिंग बहुत ही खास है। आज प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है एक तरफ हैदराबाद के दूसरे मलकाजगिरी एरिया में, और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कविता के घर पे जिस प्रकार से चहल पहल है, उनके पूरी परिवार वाले हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता भी आए हैं। और जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय ने एक नोट जारी किया है, उनका अरेस्ट ऑर्डर हमारे पास है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कविता को अरेस्ट किया गया है। हालांकि 2 साल से ये कार्रवाई चल रही है। इसी घर पर कई बार ईडी के अधिकारी आए थे, पूछताछ उन्होंने की, लेकिन आज दोपहर से ही यहाँ पर ईडी के अधिकारी आए थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि कविता अरेस्ट हो सकती है। आखिरकार जिसका शक था वो सही हुआ है। फिलहाल अंदर जो कविता के भाई है और पूर्व मंत्री केटी रामाराव वो बहस कर रहे हैं ईडी के अधिकारियों से कि कौन से ग्राउंड्स पे आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी केस इसका चल रहा है और उसके चलते कैसे अरेस्ट हो सकता है। तो अंदर अभी भी जो है काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। बाहर मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि बाहर किस प्रकार से उनके गेट पे देख सकते हैं कई सारे लोग हैं, मीडिया कर्मी है और जो घर के अंदर ये जो आलीशान घर। आपकी रिपोर्ट के साथ साथ हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कविता को जहां गिरफ्तार किया गया है उनके घर की ये तस्वीरें हैं। गहमा गहमी यहां पर काफी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से प्रसाद भोसेकर भी बता रहे हैं शोभना की, अंदर केटीआर जो कि कविता के बहन के भाई हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उनकी कुछ अधिकारियों से बहस भी हुई है। प्रसाद, जरा ये भी बताइएगा कि यहां से क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कविता को कहां ले जाया जाएगा? क्या उन्हें दिल्ली लाए जाने की भी कोई संभावना है? बिल्कुल, इसी बात पर अंदर बहस हो रही है कि कैसे कविता को अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया जा सकता है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टली इनको 8:45 की फ्लाइट बुक की गई है और ईडी अधिकारियों के साथ दिल्ली जाना है। वहीं दूसरी तरफ केटी रामाराव और दूसरे परिवार वाले टीआरएस के वकील लोग ये उनसे जो है बहस कर रहे हैं कि कैसे। बिल्कुल ठीक है प्रसाद, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जी न्यूज और मेटराइज का ओपिनियन पोल सर्वे जो है वो लगातार जारी है। मैं और प्रणय उपाध्याय लगातार आपके साथ बने हुए और कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी तो हमने कुछ राज्यों की दिखाई है, पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अभी आंकड़ा आना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। यूपी भी अभी बाकी है, तो आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो 2019 में 3 सीटें मिली थी यहाँ पर और इस बार 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीआरएस को 9 सीटें मिली थी और बीजेपी को मिली थी 2 सीटें। तो अब कुल मिलाकर बीआरएस हो चुकी है वो, तो बीआरएस को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगी और बताइए क्या आप इस आंकड़े पर कहना चाहेंगे, क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार। जो आपने अभी खबर सुनाया अरेस्टिंग की,
वीआरएस के कार्यकर्ता को सिंपैथी दिखा और ये उन्होंने आंकड़ा बदलेगा क्या? कविता ये की बदल गिरफ्तारी जाएगा के और बाद सिंपैथी कुछ वोट सिंपैथी होगा मिल सकती तो है क्या? कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बीजेपी अपने उनके वोटर अलग हैं, जो भी वोट का डिवाइड होगा वो इन दोनों पार्टियों के ऊपर होगा, वीआरएस के ऊपर होगा, इनके ऊपर होगा, और वैसे कांग्रेस और वीआरएस में, और जहां वीआरएस का वोटर कांग्रेस की तरफ से वापस आएंगे तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। मैं यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना चाहती हूँ। शरद जी आइए जल्दी से चर्चा में। देखिए, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इसमें मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, और टीडीपी के सिर्फ बीजेपी के आने से इतनी इक्वेशन बदल जाएगी। बीजेपी की पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 5 दिख रही हैं, तो कोई बहुत बड़ा उसको फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। और टीडीपी बिल्कुल साफ थी, तो उसको अगर कुछ फुटहोल्ड मिल रहा है तो बीजेपी को फ़ायदा नहीं, हाँ सहयोगियों को ज़रूर फायदा होता दिख रहा है। पंकज जी, अगर बात की जाए 2014 के चुनाव से पहले तेलंगाना और आंध्र को कांग्रेस ने अलग किया था, उस समय उम्मीद थी कि इससे फायदा निकल आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब तेलंगाना में, जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो क्या उसके बाद आंध्र में भी रिवाइवल का रास्ता कुछ इसमें लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी तो वहां पर टीडीपी के भरोसे है, कोई बहुत बड़ा गेन होता हुआ यहां पर बीजेपी को नहीं नजर आ रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस या की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो उसके खाते में या उसके दांव में कौन से मोहरे हैं? बहुत स्वाभाविक है कि इस बार तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस को और इंडिया समूह के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको फ़ायदा होगा। देखिए, 2019 के चुनाव में दक्षिण भारत की 128 सीटों में से 99 सीटें दूसरे लोगों को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों को मिली थी। 25 सीट कर्नाटक में और 4 सीट तेलंगाना में। सिर्फ 29 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सर 29 सीटें ही कांग्रेस को भी मिली थी दक्षिण भारत में। ठीक है, लेकिन ये 29 सीटें इस बार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कम से कम 12 से 15 सीटों की गिरावट आने वाली है, ठीक है, कुल मिलाकर। ठीक है प्रमोद जी, जल्दी से मैं आपका भी रुख कर लेती हूँ। जो पंकज जी कह रहे हैं कि आप उससे सहमत हैं? में अगर जो खबर जो हम लोग भी करते रहे, इनकम्बेंसी थोड़ा जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ हो गई है। और जब चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने अरेस्ट किया, जिस तरह से वो पिक्चर्स आई, फिर निकले वो, और उसे टीडीपी ने बढ़ना शुरू कर दिया है। और जो जनसेना है पवन कल्याण की, उनका भी वोट बेस है। बीजेपी के अगर तीनों मिलेंगे तो मेरा मानना है कि आपका जो ये प्रोजेक्शन आ रहा है इसके आसपास होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आंकड़े आगे बढ़ाते हैं। और अब हमने एक सवाल अपने दर्शकों से पूछा है, वो आपको दिखा देते हैं। जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में हमने जनता से पूछा कि आज अगर चुनाव दोनों ही बिहार में सीट बंटवारे की लड़ाई सुलझाने में जुटे हैं प्रणय। बिल्कुल, और दोनों ही तरफ ये जो कवायदें और कोशिशें चल रही है शोभना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पेच फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए, पहला आंकड़ा आपको बता रहे हैं, बिहार देश का राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय राज्य माना जाता है और कई बार बिहार ने बड़े राजनीतिक बदलावों की जमीन भी तैयार की है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 3 सीटें उसे मिल सकती हैं, यानी बड़ा झटका, बड़ा नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों और कवायदों के बावजूद शोभना, वो सासाराम की जो तस्वीर थी जिसमें जीप चलाते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नजर आए थे, लेकिन यहां पर आंकड़े और ओपिनियन पोल जो हैं वो कुछ और दिशा दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 मिले थे, यानी कुल मिलाकर 33। लेकिन इस बार 37 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को इस बार सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ चुकी है जंगल सफारी का आनंद वो लेते हुए। और लोकसभा बिहार चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 40 में से 37 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अपनी कुर्ते की आस्तीन जरूर ऊपर कर रहे हैं, लेकिन सीटें बड़ी कम आ रही हैं यहां पर। बिल्कुल, सीटें यहां पर कम होती हुई नजर आ रही हैं और झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले आंकड़ों की भी अगर बात की जाए शोभना, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी इंडिया गठबंधन या उस समय कहा जाए यूपीए गठबंधन का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था। आरजेडी को तो 0 सीट मिली थी लोकसभा के अंदर और कांग्रेस को भी ले देके 1 सीट हासिल हुई थी। और चलिए जल्दी से वोट परसेंटेज भी मुझे लगता है कि हमें अपने दर्शकों को दिखा देना चाहिए। बिहार का ये तो हमने आपको सीटें दिखा दी और इसमें 37 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए। लीजिए,
बिहार में लोकसभा चुनाव में 53% जो वोट शेयर है वो एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो उस बार यहां पर 46% वोट परसेंटेज जो है वो मिला था एनडीए गठबंधन को, यानी इस बार वोट परसेंटेज में भारी इजाफा है। मनोज जी, मैं रुक करूंगी, मैटराइज का सर्वे जिन्होंने किया है वो मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद। और चलिए मनोज जी से मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से जितने बड़े गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका तारुफ करा देते हैं। प्रणय। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले परिचय करा देते हैं। राजकिशोर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही प्रमोद सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो के अंदर, साथ ही पंकज शर्मा जी हैं, नवभारत टाइम्स के बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, साथ ही शरद गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, हिंदुस्तान अखबार से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और कई बार हम इन्हें लिखते पढ़ते और सुनते रहे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद से पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली ला सकती है ईडी की टीम। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे का करेगा घोषणा। 7 से 8 चरणों में हो सकता है मतदान। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, नीतीश कैबिनेट में 21 मंत्री हुए शामिल, बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू के 9 मंत्रियों ने ली शपथ। जी न्यूज के ओपिनियन पोल में बिहार में एनडीए को 40 में से 37 सीटें मिलने का अनुमान, तो इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें। सौ पार के लिए 17 मार्च से प्रधानमंत्री मोदी का मेगा अभियान, 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा। कन्याकुमारी में बोले तमिलनाडु में टूटेगा विपक्ष का घमंड। बहुत दूर तक जाने वाली चुनावी चंदे पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। राजनाथ बोले देश को गुमराह करना बंद करे विपक्ष। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया है। शाम 5:20 पर गिरफ्तारी हुई है के कविता की। निजामाबाद से सांसद रही के कविता और हैदराबाद से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी की रेड के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की पुलिस हलचल के कविता के आवास के बाहर नजर आ रही है और हंगामा इस समय वहां जो बीआरएस है, बीआरएस के जो समर्थक हैं, केसीआर के समर्थक वहां हंगामा भी कर रहे हैं कि कविता को दिल्ली लाया जा सकता है। इस तरीके की सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और सारा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के शराब घोटाले के अंदर ये बड़ा एक्शन है जिसमें के कविता को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो भड़क गए हैं। वहां पर काफी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। के कविता के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जमा हो गए हैं। तो भारत राष्ट्र समिति की सांसद केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया है। ईडी ने गिरफ्तार किया है। शाम 5:20 पर यह गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद इस समय भी वहां पर तनाव की स्थिति इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर हैदराबाद में के कविता के आवास के बाहर उनके समर्थक जमा हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद अब के कविता की गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि के कविता को दिल्ली भी लाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ईडी के अधिकारियों के साथ में के कविता के भाई और कर्नाटक और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटीआर की बहस भी हुई है और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की हलचल वहां पर के कविता के घर के बाहर देखने को मिल रही है। शराब घोटाला मामले के अंदर ये बड़ा एक्शन हुआ है। के कविता की गिरफ्तारी हुई है और इस समय देखिए आप तस्वीरों के अंदर के कविता को भी देख सकते हैं। के कविता वहां नजर आ रही हैं और ये तस्वीर है के कविता की। ईडी के अधिकारी वहां पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं और हाथ हिलाकर उन्होंने अपने तमाम जो समर्थक हैं उनका अभिवादन भी किया है। हालांकि अभी फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें हैदराबाद में ही कहीं पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है या उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही परिवार के लोग भी मौजूद हैं के कविता के साथ। बिल्कुल। और प्रसाद भोसेकर जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और प्रणय मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने विक्ट्री साइन नहीं बनाया क्योंकि ये कि नया ट्रेंड देखने को मिला है कि किसी को भी किसी भी मामले में भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई भी मामला हो और उसमें वो विक्ट्री साइन बना दिया जाता है। लेकिन ये चलिए शुक्र है कि वो सिर्फ हाथ ही हिला रही हैं। मैं जल्दी से प्रसाद भोसेकर का रुख कर लेती हूँ। प्रसाद अपडेट बताइए। देखिए
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है प्रसाद, बोलिए। हेलो, हाँ प्रसाद, सुन रही हूँ मैं आपको। शोभना, देखिए घर के बाहर कुछ ही देर में कविता को ले जाया जाएगा। उसके लिए गाड़ियां तैयार कर ली गई है, पुलिस का बंदोबस्त देखने को मिल रहा है जबरदस्त। अभी भी परिवार वाले अंदर है। कुछ ही देर पहले हमने देखा कविता बालकनी से नीचे आई थी और सभी को नमस्ते कर रही थी, हाथ जो है वेव कर रही थी। तो कुछ ही देर में जो है प्रवर्तन निर्देशालय के जो अधिकारी है वो उनको यहाँ से ले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि सीधे क्या एयरपोर्ट जाएंगे या आप देख सकते हैं गेट खुल रहा है कविता का। मैं सीधे दिखाना चाहूंगा, गेट खुल रहा है और कविता को बाहर लाया जा रहा है। साथ ही साथ जो भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं इस अरेस्ट के खिलाफ। तो देख सकते हैं मीडिया का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और कविता की गाड़ी। जरा ये भी बताइएगा कि क्या तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर भी वहां पर मौजूद हैं? क्या केटीआर वहां पर मौजूद हैं? कौन कौन लोग के कविता के साथ वहां पर मौजूद है इस समय? इस समय केटी रामाराव जो कविता के भाई हैं और केसीआर के बेटे हैं, पूर्व जो मंत्री है वो वहां पर यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ ये भी हरीश राव जो कि केसीआर के नेफ्यू है वो मौजूद है। कई सारे बीआरएस के एमएलएस हैं और राज्यसभा सांसद के केशव राव के साथ साथ कविता के परिवार वाले, केसीआर के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है। और पीछे जैसे देख रहे, जैसे गेट खुला है और गाड़ियां जो है एक एक करके बाहर आ रही है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं। जरा ये भी बताइएगा कि आज पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कितनी बजे ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी? देखिए, दोपहर तकरीबन 2 बजे ये समाचार मिला कि ईडी के कुछ अधिकारी कविता के घर आए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होते गई, लगभग 5 बजे के आसपास ये बात फैली कि कविता को अरेस्ट किया जा रहा है प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा, क्योंकि उनके पति